Hello, students. My name is Dr. Jyoti, and I welcome you all to the online platform of Vedant Academy. As you all know that we are doing NCERT series 9 to 12th, and today we are going to do part third of chapter 1, and which will be the final part of chapter 1. चैप्टर 1 में हम पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और कल तक हमने बात की थी कि कैसे कैसे जर्मनी और इटली या उसके आसपास के लोगों में कैसे वहां पर लोग मूवमेंट कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे और क्या क्या वहां पर ज़रूरतें थी। लेकिन आज हम अगर टू द पॉइंट की बात करें तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी एंड इटली कैसे बने। हमने पहले देखा कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राज्यों में जो है विस्तृत होता था एक समाज या एक राज्य हम बोल सकते हैं, एक राष्ट्र हम बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी एकीकरण या बोलो कि यूनिफिकेशन नहीं था। यूनिफिकेशन नहीं था, बिखरा हुआ सब था, सब कुछ बिखरा हुआ था। तो कैसे अब जर्मनी और इटली की मेकिंग होती है और कैसे फिर हम ये चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। लेट्स सी क्या इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है ये। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution, and nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. तो वही चल रहा था कि जो आपके कंजर्वेटिव वाले लोग थे, रूढ़िवादी जो लोग थे, वो चाहते थे अपने आप को यूरोप को डोमिनेशन में, अपने आप को लेना वहां पर पावर को। और अगर हम देखें कि कैसे जर्मनी और इटली कैसे बनकर आए नेशन स्टेट्स, तो वो देख लेते हैं। हमने जब देखा कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं या जो वहां पर एजुकेटेड लोग हैं वो चाहते हैं कि जर्मन को जो है एक अलग से राष्ट्र बना दिया जाए और जो गवर्नमेंट हो वो इलेक्टेड हो पार्लियामेंट के थ्रू। और इस जो इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रेप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। और ये जो राष्ट्र बनाने की बात होती थी, यूनिफिकेशन की बात होती थी, तो जो मोनार्क थे वो भी और जो मिलिट्री थी वो भी, वो क्या करती थी, उनको रिप्रेस कर देती थी और उनके जो भी बात होती थी उसको दबा देती थी। बट उसको सपोर्ट किया लार्ज लैंड ओनर्स लाइक जंकर्स ऑफ प्रुशिया ने, उसने उसको जो है सपोर्ट किया। एंड फ्रॉम देन प्रुशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और उसने अपना जो है राष्ट्रीय एकीकरण की जो भी मूवमेंट है उसने सोच लिया अब वो इस चीज में काम करेगा, और इसीलिए उसने अपना जो है स्टार्ट कर दिया वॉर्स करना। और उसका जो फलस्वरूप क्या मिला उसको, अब देखो वहां का जो चीफ मिनिस्टर था, प्रुशिया में जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, उसने क्या किया, उसने सारे के सारे जो ये प्रोसेस था उसका ही आर्किटेक्ट वो बना। एंड उसने प्रशियन आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से उसने 7 साल तक 3 युद्ध लड़े। किस किस के साथ लड़ा? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, और वो जीत गया। एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और उसने अपना यूनिफिकेशन का एकीकरण का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया 3 युद्ध करने के साथ। किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। अब अगर हम बात करें उसके बाद क्या होता है, 1871 में जो आपका रशियन किंग विलियम प्रथम जो था वो जर्मन एम्परर बन गया, जर्मनी का सम्राट उसने अपने आप को घोषित कर लिया कि अब जर्मन एक राष्ट्र हो गया और उसका सम्राट होगा विलियम वन। तो यहां से तो बना आपका जर्मनी, यहां से तो यूनिफिकेशन हो गया कि जर्मनी का यूनिफिकेशन उसने कर लिया रशिया ने उस टाइम पर जो था, और वो बन गया जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साई। और उसकी जो सेरेमनी हुई वो वर्साई में हुई, तो इस तरह से प्रशिया ने लड़कर अपने आप को यूनिफाई कर लिया। उसके बाद वहां पर पूरी मीटिंग हुई, सब लोग अपने वर्साई में जो है गैदर्ड हुए और उनको अपना जो है हेड मिल गया, केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया।
द नेशन बिल्डिंग इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। और इससे क्या पता चला भाई, जो प्रशियन स्टेट है उसकी पावर तो डोमिनेंट होनी ही होनी है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, और इसने किस चीज पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिखाया, जैसे करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग को, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और ये इसके जो है मॉडल बन गए सारी जर्मनी के लिए। अब देखो, जैसे ये मैप के थ्रू देख सकते हो, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस पूरा समझाया हुआ है। कैसे कि आपको जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये 1866 से पहले का है, 1866 के पहले का है ये पूरा। उसके बाद कनकर्ड बाय प्रशिया एंड ऑस्ट्रो, अगर जब उसने ऑस्ट्रिया से युद्ध किया तो ये मिल गया, ये उसके बाद जितना भी आपको ये वाला कलर दिख रहा है, ये ऑस्ट्रियन टेरिटरीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये ज्वाइंट विद प्रशिया टू फॉर्म जर्मन कॉन्फेडरेशन, ये सब ये पूरा। उसके बाद ये जो लाइट पिंक है, ये साउथ जर्मन स्टेट्स ज्वाइनिंग प्रशिया टू फॉर्म जर्मन एम्पायर, तो ये जो आपको दिख रहा है ये सब इससे जुड़ गए। उसके बाद ये जो फिर से ये आ गया आपका ब्लू वाला कलर है, जो दूसरा, वोन बाय प्रशिया इन फ्रैंको प्रशिया वॉर। तो इस तरह से जो ये पूरा प्रोसेस है वो बताता है कैसे जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, या हम बोल सकते हैं एकीकरण हुआ, कि उसको एक ही जगह पर लाया गया, वो बिखरा हुआ, कैसे बिखरा हुआ था उसको यूनिफाई कर दिया गया। तो इसी चीज की वो लड़ाई वहां पर हो रही थी। अब जर्मनी की तो हमने देख लिया, जर्मनी में क्या हुआ, विलियम आकर बैठ गया। अब हम इटली की बात कर लेते हैं। अगर इटली की हालत देखें तो उसकी भी जो हालत है इस तरह से ही बटी हुई थी कि अलग अलग उसमें बटा हुआ था। वहां पर कौन कौन राज्य करते थे वो देख लेते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली 1 सर्दिनिया जो आपका पिडमोंट था, सर्दिनिया पिडमोंट की अगर बात करें तो सिर्फ एक अकेला वो वाला आपका स्टेट था जिसमें जो इटालियन प्रिंसली हाउस था, मतलब कि वो इटालियन जो प्रिंस था उससे रूल होता था। अदरवाइज जो सब औरों की बात करें तो जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंडर में था, जो सेंट्रल पार्ट था वो आपका पोप के था, और जो साउदर्न रीजन्स थे वो अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के, जो स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे उनके अंडर में था। और अगर हम बात करें इटालियन लैंग्वेज की तो उसका भी एक कॉमन फॉर्म नहीं था, उसमें भी बहुत सारी रीजनल और लोकल वेरिएशंस थी। तो कहने का मतलब ये है कि एकदम बिखरा हुआ पड़ा था इटली। उसके बाद जब मजीनी आया, यहाँ से मजीनी आया, उसने एक लोगों को दिखाया, एक ऐसा सपना भी दिखाया, और उसने उस चीज के लिए काम करी, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के बारे में। और उसके लिए उसने यंग इटली नाम की जो एसोसिएशन सोसाइटी है वो भी उसने स्थापित की। उसके बाद लेकिन जो उतने भी अपराइजिंग्स और विद्रोह उसमें हुए 1831 में, 1848 में, वो सब जो है वो दबते चले गए। अब The mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel to unify the Italian states through the war. अब उनको लगता था वॉर ही बचा है। In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them possibility of economic development and political dominance. अब ये क्या था कि जो वहाँ के रूलिंग एलाइट्स थे उनको क्या लगता था कि जो यूनिफाइड इटली जो है उससे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल डोमिनेंस में मदद मिलेगी, जैसे रशिया को मिल गई थी। तो अब वो इस तरह से देख रहे थे इसका यूनिफिकेशन। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. और जो कावर जो था, कावूर भी इसको बोलते हैं, तो ये जो था ये ना ही तो डेमोक्रेट था जिसने ये सब पूरे मूवमेंट को जो है जो लीड किया, ना ही तो ये डेमोक्रेट था, ना ही ये कोई रेवोल्यूशनरी था क्या ये फिर। और ये लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलाइट्स, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। और ये फ्रेंच जो है इटालियन से भी अच्छी बोलता था। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. तो देखो, और इसके नेतृत्व में इसने जो भी अपनी टैक्टिक्स वगैरह लगाई,
1859 में जो है, जो सरदानिया पिडमोंट की बात कर रही है, उसने जो है ऑस्ट्रिया को हरा दिया, उसने जो है ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ओके, 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गारिबाल्दी आ गए, गारिबाल्दी ज्वाइन द फ्रे। अब बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया। इन 1860 और 1860s में अब उन्होंने कहां पर मार्च करना शुरू किया, अब यहाँ तो वो जीत गया, अब उन्होंने कहां पे मार्च करना शुरू किया? दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिलिसीज and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। और वहां का क्योंकि जो रूलर थे वो आपके स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे वो थे, तो उन लोगों को बाहर करने के लिए उनको जो है लोकल पीजेंट्स का भी सपोर्ट मिल गया और वो जीत गए। In 1861, Victor Emmanuel II was the proclaimed king of United Italy। ठीक है, अमेल भाई साहब बन गए किंग। However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। अब वहां पर जो लोग थे, स्पेशली जो इलिटरेट लोग थे, वो जो है जो लिबरल वाली बात थी, जो उदारवादी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी के जो लोग थे, उनसे वो अनअवेयर थे, उनको उनके बारे में नहीं पता था। वो लोग गैरिबाल्डी को सपोर्ट कर रहे थे, बट उन्होंने इटालिया को कभी नहीं सुना था और वो बिलीव करते थे कि जो ला इटालिया है वो द विक्टर एमेल जो यहाँ का राजा बना है उनकी वाइफ है। तो वहां के जो लोग थे वो जो लिबरल लोगों की आइडियोलॉजी थी उससे अनअवेयर थे। और ऐसे ही इटली भी जो है वो जो इन्होंने लड़े और फिर ये भी अपना जो है यहाँ पर भी एक अलग सम्राट बन गया। और ये आपको दिखाया गया है कि ये तो जो है इटली है बिफोर यूनिफिकेशन, जब तक उसका यूनिफिकेशन नहीं हुआ है इस तरह से कुछ दिखता है। उसके बाद जब इटली जो है बन गया, यूनिफाइड हो गया, तो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो पूरा इटली का बन गया। तो ये इससे एक फर्क हमें दिखाई देता है कि पहले कैसे बिखरे हुए पड़े थे और फिर कैसे जो है ये यूनिफाइड होते चले गए। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में क्या, चलो इटली और जर्मनी को तो हमने पढ़ लिया कि इनको यूनिफाई कराना था, इनको अपने आप को यूनिफाई कराना था, तो ये तो हमारी समझ आता है। जर्मनी का भी समझ आ गया, जर्मनी का भी समझ आया और हमें इटली का भी समझ आ गया। अब ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन ने क्या, ये जो ब्रिटेन की जो हम बात करें उसने भी ऐसे युद्ध लड़े हैं, उसका भी जो है क्या कहते हैं बिखराव हो रखा था कि वो भी अपने आप को यूनिफाई करना चाहता था या कोई और चक्कर था, वो पढ़ लेते हैं। The model of the nation state, some scholars argued is Great Britain, कि जो मॉडल ऑफ नेशन वाला था ये ग्रेट ब्रिटेन इसका जो है मॉडल जो बना था। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल, कि कोई एकदम से कोई विद्रोह होके नहीं बना था वहां, जैसे अगर हम जर्मनी और इटली की बात करते हैं। इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, लंबा प्रोसेस था। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था इस तरह का। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल जो हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश वर एथनिक्स, मतलब वो एथनिक पर जो एक जैसे एथनिक उससे बिलोंग करते हैं, जैसे ग्रुप हो गए, उनकी कल्चरल वैल्यूज अलग हो गई, लैंग्वेज तो रेस, इन सब चीजों में वो जो है अलग अलग होते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, तो इस तरह से लोग हुआ करते थे। और फिर इनके अपने कुछ अलग कल्चरल जो है ट्रेडिशन थे और अलग इनके पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। तो यहाँ पर क्या था, एथनिक ग्रुप्स की बात हम कर रहे हैं, तो एथनिक ग्रुप्स वहां पर थे बहुत सारे। फिर वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, but as of the English nation steadily grow in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the nation of the islands। अब जो है जो इंग्लिश वाले लोग थे वो पैसे में, पावर में ज्यादा बड़े होने लगे, तो उनका जो है इन्फ्लुएंस भी छाने लगा। फिर वहां पर जो इंग्लिश पार्लियामेंट बनी, इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो है मोनार्क की पावर भी छीन ली, सीज कर दी पावर ऑफ मोनार्की इन 1788। और उसके बाद फिर उसने अपने आप को एक नेशन स्टेट की तरह उभार कर रख लिया, जिसकी जो पावर्स होती थी वो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा थी। एंड इस तरह से जो है ये नेशन स्टेट की तरह सामने आने लगा। द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, अब इसने स्कॉटलैंड को अपने अंडर कैसे लिया, एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 में आया
और उससे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उससे अब क्या हो गया कि स्कॉटलैंड पर इसका पूरा का पूरा अब चलेगा मामला, सारा का सारा अब डोमिनेंस हो जाएगा वहां पर इंग्लिश मेंबर्स का, उसकी पार्लियामेंट में भी। अब जो उसका कल्चर है स्कॉटलैंड का, उसकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली दे आर सप्रेस्ड। ठीक है, उसके बाद जो कैथोलिक क्लैंस that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence, और जब भी वो अपनी इंडिपेंडेंस की बात करते थे उनको दबा दिया जाता था। The Scottish Highlanders were forbidden or to speak their Gaelic language, उनको अपनी लैंग्वेज, उनका अपनी जो उनकी राष्ट्र जो वेशभूषा होती थी वो भी नहीं पहनने दिया जाता था, और उसमें से उनको काफी लोगों को तो घर से उनके बाहर जो है निकाल दिया गया। तो इस तरह स्कॉटलैंड इन्होंने अपने अंदर कर लिया। कब? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के बाद क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनको तो बिल्कुल रट लेना है। उसके बाद ये तो स्कॉटलैंड का हाल हो गया। अब बात करें अगर आयरलैंड की, तो आयरलैंड का भी इसी बुरी तरह से उन्होंने हाल किया। कैसे? जो आयरलैंड की हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें थी, एक तो कैथोलिक थे और एक प्रोटेस्टेंट थे, तो इसी तरह से जो है ये डिवाइडेड था। तो जो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, जो वहां के लोग थे, उन्होंने क्या किया, इनकी हेल्प कर दी, इनकी हेल्प कर दी। ये लोग साइड हो गए, ये लोग साइड हो गए, इस पे जो है अब किसकी चलेगी, जिसने इसकी हेल्प की है। तो ये क्या था कि एक लार्जली कैथोलिक कंट्री थी, तो जो अब इन्होंने हेल्प कर दिया तो ये एक जो है ब्रिटिश नेशन की तरफ देखा जाने लगा। ठीक है, सो कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, वो दबा दिए गए। एंड आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट बाय वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और 1801 में आयरलैंड को भी अपना जो है यूनाइटेड किंगडम में ले लिया गया। और उससे उसके फिर क्या हुआ, अब उनको अपना जो है डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर वाली उनकी बात थी, डिवाइड रूल ये शुरू से करते ही थे। तो इस तरह से फिर इनके जो क्या होने लगा, सिंबल्स किस तरह से बनने लग गए, जैसे इनके ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union, कि जो दूसरे देश हैं, जो दूसरे नेशन हैं, वो उनके सबऑर्डिनेट्स बनकर रहेंगे। डोमिनेंस किसका रहेगा? डोमिनेंस रहेगा इंग्लिशमैन का डोमिनेंस रहेगा, ये रहेंगे डोमिनेटिंग, ये डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है अब कि आयरलैंड को भी उन्होंने अपनी तरफ ले लिया, स्कॉटलैंड को भी ले लिया, और वहां पर उनके जो कल्चर था, उनकी जो बातें थी, उनके जो ट्रेडिशंस थे, उन चीजों को दबा दिया गया, और इन्होंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश कल्चर जो है अब फैलाना था। उसके बाद क्या होता है, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब ये किस तरह से नेशन को देखा गया, कैसे देखा गया, कैसे जो है नेशन को जो है एक चेहरा बना दिया गया, या उसका पर्सोनिफाई उसको कर दिया गया, उसका मानवीकरण उसका कर दिया गया। तो वो कैसे हुआ? While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? इसका क्या मतलब होता है? किसी नेशन को फेस दे देना, इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि ठीक है, किसी राजा का भी हम चित्र बना देते हैं, वो सब चीजें चलती रहती हैं, बट हमें एक पूरे देश को एक चेहरा दे दिया। ये कैसे शुरू हुआ? देश को एक चेहरा दे दिया। जैसे हम क्या करते हैं, समझ सकते, जैसे भारत माता हम बनाते हैं, स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं, तो हम किस तरह से अपने भारत को देखते हैं? एक माँ के रूप में देखते हैं, तो इस तरह से कैसे जो है नेशंस को पर्सोनिफाई किया गया। Artists in 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. अब यहाँ पर राष्ट्र का जो है मानवीकरण कर दिया गया, ओके। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, स्टेम्प्स वगैरह पे इस तरह से चलता था। ये फ्रांस का है, ओके। नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर्स,
ठीक है, उनको जो है फीमेल फिगर्स की तरह उनको देखा जाने लगा, जैसे कि नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन, वो किसी एक वुमेन का चेहरा उस पर नहीं लगा दिया है, नहीं, उनको देखा जाने लगा, एक ऐसा आइडिया दे दिया जो उसको एक कंक्रीट फॉर्म में रख सके, कि जो है ये द फीमेल फिगर बिकेम द एलोगोरी ऑफ नेशन, कि ये जो फीमेल फिगर है ये एक राष्ट्र का रूपक है, एक राष्ट्र का रूपक है। तो एक देश को अब फीमेल फिगर की तरह दिखाया जाने लगा, जैसे आप सब समझ सकते हो, जैसे हम भारत माता को अपने देश की तरह देखते हैं ना, भारत माता, तो इस तरह वहां पर भी इन चीजों को प्रोपेगेट किया जाने लगा। कब? 18th और 19th सेंचुरी में। स्टार्टिंग कहाँ से हुई इन सब चीजों की? अगर हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर हम जाए तो वहां पे आपको एक लेडी दिखती है इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ से शुरुआत हुई कि फ्रीडम को भी एक लेडी का रूप दे दिया गया। और अगर आप मूवीज में या कोर्ट में देखते हैं तो पट्टी बांधे हुए तो वो भी एक औरत है। तो इस तरह से उनको अलग अलग चेहरा जो है देना शुरू कर दिया गया, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स उनके हाथ में दे दिए, सब सिंबल, जैसे झंडा पकड़ा है, तलवार पकड़ी है, या जो भी सब चीजें हैं, इन सब चीजों से होने लगा। जैसे कि लिबर्टी की अगर हम बात करें तो रेड कैप, ब्रोकन चेन, और अगर हम जस्टिस की बात करें तो आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, ठीक है, वो एक हाथ में तराजू लेके खड़ी है, आंखों पे उसकी पूरी पट्टी बांध दी गई है, तो उसको क्या है इस तरह से रूपक बना दिया गया, उनको एक चेहरा दे दिया गया, जस्टिस को एक चेहरा दे दिया गया, लिबर्टी को एक चेहरा दे दिया गया। तो इस तरह से ये सब चीजें प्रोपोगेट हो रही थी। ओके, similar female allegories were invented by artists in 19th century to represent the nation. तो यही चीजें नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए शुरू हुई थी। इन फ्रांस she was Christian Marin, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation, लोगों का राष्ट्र, people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic, the red cap, वो 3 कलर, और द कॉकेट, एक जो होता वो पहनते हैं। So the statues of Marin were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marianne images were marked on coins and stamps, और उसकी जो इमेज है कॉइन्स पर और स्टैम्प्स पर जो है वो देखी जाने लगी, ठीक है। तो वो स्टैम्प्स पे, कॉइन्स पर सब चीजों को उस इमेज पे जो है होता था। सिमिलरली अब मेरियाना तो बन गई वहां पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें जर्मन नेशन की तो वहां पर बन गई जर्मेनिया। जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मन नेशन, अब वहां पर क्या हो रहा है कि उन्होंने जर्मेनिया के थ्रू दिखा दिया कि जर्मन नेशन की, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये अपना झंडा पकड़े हुए जर्मनी वाला, और इसके हाथ में और इसकी सब चीजों को एक तरह से नाम कैसे दे दिया, जैसे जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, कि इसने ये देखो, ये आजकल जो पहनते हैं ना टियारा, ये ओक लीव्स का इसने टियारा जो है पहना हुआ है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर द हीरोइज्म, और जो है जर्मन जो ओक की बात करें तो हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है, तो इस वजह से वो जो है इसने पहना हुआ है। तो इस तरह से अपना जो है देश इन्होंने बनाते चले गए, अपने जो देश को दिखाते चले गए। उसके बाद इस तरह से आपको दिखाया हुआ है कि कहाँ किसने क्या है, जैसे आपको ब्रोकन चेन्स, बीइंग फ्रीड, ये सारा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में कंप्लीट किया है, ठीक है। इसमें आप अच्छे से एक बार और पढ़ सकते हो कि जो तलवार ली गई है वो रेडी है फाइट के लिए। उसके बाद जो ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड है वो विलिंगनेस टू मेक पीस, वो पीस के लिए भी तैयार है। फिर ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जो है वो जो फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, उसके बाद जो बैन कर दिया गया था। और फिर जो राइजिंग सन है उसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। तो इस तरह के सिंबल्स जो है वो वहां पर बनाए गए, सिंबल्स वहां पर बनाए गए, और फिर ये सब चलता रहा। ये देखिए जर्मेनिया यहाँ पर क्या है, किस तरह से खड़ी है, वो लड़ने के लिए तैयार है, तो इस तरह से। और यहाँ पे जर्मेनिया बिल्कुल नीचे गिरी पड़ी है, फॉलिंग जर्मेनिया। तो ये इस तरह से लोगों के मन को उस तरह से दिखाने के लिए इन सब चीजों का, चित्रों का जो है चित्रण किया गया। ओके, अब आ गया फिर नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेशनलिज्म, अगर हम नेशनलिज्म की बात करते हैं और फिर अगर हम इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, तो ये दो क्या क्या चीजें हैं। एक तरफ हमारा आ गया
अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो एक तरफ है हमारा राष्ट्रवाद, एक तरफ है हमारा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, और एक तरफ है हमारा साम्राज्यवाद। ये आपको दोनों लैंग्वेज में इसलिए समझाया जाता है कि आप अगर आप कोई से भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप अपना काम कर रहे हो, तो आपको जो है एनसीईआरटी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों लैंग्वेज में हो जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, दैट्स योर चॉइस, बट समझना है हमें, और समझने की कोई भाषा नहीं है, वो आप किस तरह से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज में इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया जाता है। और जब लगता है कि कोई सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर वर्ड है जिसका मीनिंग जाना चाहिए, तो वो मीनिंग भी आपको लिखकर बोलकर समझाया जाता है। सो अगर हम बात करें, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी, बट अब वो जो है नैरो क्रीड बन गई थी लिमिटेड एंड्स के साथ, लिमिटेड एंड्स के साथ। अब वहां पर हो क्या रहा था कि अब वो नेशनलिज्म के नाम पर क्या होता था, युद्ध कर लो, युद्ध कर लो और भाग जाओ, जो जो जीत जाएगा वो जो है उसका डोमिनियन हो जाएगा, वो उसका जो है डोमिनेट करेगा वहां पर पावर को। तो इस तरह से हो रहा था। और फिर जो यूरोपियन पावर्स थी वो आपस में भी उनका ये था कि हम सुपीरियर, हम सुपीरियर। तो वहां पर उनके जो है इंपीरियलिस्टिक एम जो है वो सामने आ रहे थे, इंपीरियलिस्टिक एम जो है सामने आ रहे थे। और ये आप सबने देखा ही है कि फिर क्या किया है ब्रिटेन ने। The most serious source of the nationalist tension of Europe was Balkans। तो एक बाल्कन जो एरिया था वो सबसे ज्यादा जो है सीरियस टेंशन वहां पर हो रही थी। वो क्यों हो रही थी, क्योंकि ये जो एरिया था, ये आज का मॉडर्न डे की अगर बात करें तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया एंड बोस्निया, और आपका जो है सोल्वेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were broadly called as Slavs। ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये रीजन जो है, आज की अगर हम बात करें तो कितने अलग देश बन चुके हैं, इन सब से मिलकर ये बनता था, इन सब से मिलकर ये बनता था। तो अब इन लोगों ने क्या सोचना शुरू किया कि अब हमें डिसइंटीग्रेट होना है यहाँ से, क्योंकि हम इस तरह नहीं रह सकते। तो यहाँ पर क्या था, ऑटोमन एम्पायर हैड sought to strengthen the itself through modernization and internal reforms। ओके, उसके बाद जो है हर एक जो यूरोपियन यहाँ पर इनमें से है, उसने कहा हम तो टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। अब हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करना है। अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम एक साथ, आप हमें रूल नहीं कर सकते, अब हमें अलग 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 कर दीजिए। तो वो लोग क्या करते थे, वो अपने आप को क्लेम करते थे फॉर इंडिपेंडेंस राइट्स ऑन द नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव इट दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, कि वो कभी पहले इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। तो इसलिए अब जो है वो फॉरेन पावर्स की वजह से आ गए थे सब चीजों के अंडर में, लेकिन अब उन्हें वो वापस चाहिए, अब उन्हें वो वापस चाहिए। तो जो बाल्कन्स हैं उनके अंदर जो है वो देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी, और वो जो है अपनी इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे थे। और जब वो धीरे धीरे ऐसे करने लगे, तो अब जो बाल्कन वाला जो एरिया है वो जो है बहुत ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट वाला बन गया। अब हर किसी को क्या था, जो वो स्टेट अलग हो रहे थे, उनको ये था कि मैं ज्यादा टेरिटरी ले लूं, मैं ज्यादा टेरिटरी ले लूं। तो इस चक्कर में उनकी अपने आप में राइवलरी चल रही थी। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वहां पर बहुत सारे यूरोपियन पावर्स के अंदर ट्रेड को लेकर, कॉलोनी को लेकर, अपनी नेवी वाली चीजों को लेकर या अपनी आर्मी की को लेकर फाइट होती थी कि कौन बेहतर है, किसको ज्यादा चाहिए। और आपके जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाला एरिया था, वो भी इसी चीज पर रहता था कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है, और अपना एरिया एक्सटेंड करना है। और इस तरह छोटी 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 लड़ाइयां, छोटे छोटे युद्ध होते रहते थे। एंड दिस अल्टीमेटली लेड्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसी ज्यादा 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 के चक्कर में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको हमने कहां पर बहुत अच्छे से समझा है जर्मनी के पर्सपेक्टिव में। अगर हम बात करें नाजिज्म वाले चैप्टर की, नाजिज्म वाले चैप्टर की, यू कैन गो एंड चेक चैप्टर 3 क्लास 9th। उसके क्या जो डिमेरिट्स थे जर्मनी के लिए, वो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कराया गया है। सो यू कैन रेफर टू दैट। तो इससे क्या हुआ, इस पावर के चक्कर में पहला जो है विश्व युद्ध हो गया, पहला जो है विश्व युद्ध हो गया। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और इससे क्या है, जो यूरोप है उसमें फिर से जो है वो डिजास्टर में जो है आ गया, उसको मुसीबत में उसने डाल दिया।
But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by European powers, they began to oppose imperial domination, कि अब वो अलग होना चाहते थे, अब उनको नहीं चाहिए कि जो ब्रिटेन वाले हैं उन पर राज करें। तो इस तरह से एंटी इंपीरियल मूवमेंट वहां चली और लोगों ने अपने आप को जो है नेशनल यूनिटी के तहत या कैसे भी उससे बचने लगे। European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। और यूरोप के जो नेशनलिज्म वाला आइडिया है ये कहीं पर भी वापस रिपीट नहीं किया गया। लोगों ने अपने आप का जो है उनका वैरायटी थी, अपने आप की जो समझ थी, अपनी सोच के तहत उन्होंने जो राष्ट्रवाद है उसको समझा। But the idea that society should be organized into nation state came to be accepted as natural and universal। और ये जो चीज थी कि नेशन स्टेट बनना चाहिए, ये जो है हर किसी ने जो है इसको एक्सेप्ट किया कैसे रूप में, नेचुरल एंड यूनिवर्सल तरीके से। सो दिस वाज अबाउट द कि कैसे वहां पर जो है लास्टली जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है या नेशनलिज्म का प्रोसेस है वो कैसे एकदम से चढ़ा था, और फिर कैसे जो है लोगों को उसने फिर अपने आप ही उस युद्ध में वो फंसने लगे, कैसे उन्होंने दुनिया पर राज्य करना चाहा, और फिर कैसे धीरे धीरे वो इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ा, और फिर कैसे वो फिर डी इंपीरियलाइज हो गया, या हम बोलेंगे एंटी इंपीरियलाइज हो गया, और फिर कैसे उस नेशनलिज्म को लोगों ने अपने तरीके से समझा। This was about the chapter and these are the exercise। इसमें आपको कुछ लोगों के बारे में लिखना है, और फिर वहाँ के जो सीन्स हैं या जर्मेनिया है, मेरियने है, ये जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में और नेपोलियन ने क्या चेंजेस लाए थे उन सब के बारे में पढ़ना है, और ये सब हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो आप जब चैप्टर या दोबारा इस वीडियो को देखोगे पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे आंसर्स जो है मिल जाएंगे। बट इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई आंसर या कोई टॉपिक जो आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं या आपको लगता है इसको और अच्छे से कराना चाहिए, सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारा कल चैप्टर हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसमें अब मजा आएगा क्योंकि अब अपने भारत की बात होगी। तो अब हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके लिए तैयार रहिएगा कल आप, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। आज के लिए इतना काफी है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।